नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के युवक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं, आज हम एक नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन हो। एक ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े, पूरी मानव जाति को दिशा दे। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सारे काम तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों को देखकर कर रही है। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं, उसे देखकर आप सारा काम कर रहे हैं। फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने का क्या फायदा? आप कह रहे हैं कि हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जो फॉरवर्ड लुकिंग भी हो और हमारे प्राचीन भारत के मूल्यों से भी हम ग्रहण करके इस देश को आगे बढ़ाएं। तो मुझे जरा समझाने का प्रयास करें, आपके पार्टी के नेता, आपकी पालतू मीडिया किन बातों की चर्चा कर रही है? वो सिर्फ ज्ञान व्यापी मस्जिद मामला, ताजमहल, कुतुब मीनार, मुगल, बस इन्हीं चीजों की बात करती है। तो मुझे बतलाने का प्रयास करें कि आप पुरानी बातों की बात कर रहे हैं, आप उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है वो पुरानी बातें करती है, वो बातें जो समाज के अंदर नफरत और वैमनस्य पैदा करें, समाज के अंदर बंटवारा पैदा करें। तो मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं प्रधानमंत्री कि यह सोच फॉरवर्ड लुकिंग कैसे हो सकती है, यह सोच भारत को नई दिशा कैसे दे सकती है। सिर्फ इसलिए कि हर जगह इन्हीं चीजों की बात हो रही है, आप इसे फॉरवर्ड लुकिंग कह सकते हैं और आप इसे प्राचीन भारत के मूल्य बताएंगे? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में जो चर्चा पर सबसे ज्यादा हावी है वो है ये बुलडोजर। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का प्रतीक बन गया है प्रधानमंत्री, और आप कह रहे हैं कि हमारी देश में चर्चा हो रही है इस बात को। ये बुलडोजर आज की तारीख में भारत की पहचान बन गया है। इस बुलडोजर पर सवार होकर मीडिया जो है इस देश की बुनियादी समस्याओं को नजरअंदाज कर देता है मोदी जी। और आप कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा भारत चाहिए जिसमें पुराने और नए मूल्यों का समागम हो और इसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं प्रधानमंत्री। आज एक बहुत ही खूबसूरत संदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया आपकी स्क्रीन पर। प्रिय बेटे ने एलएलएम की पढ़ाई पेन के क्यारे लॉ स्कूल से पूरी कर ली। कल दीक्षांत समारोह का यह वीडियो देखकर मन आनंद और गर्व से भर गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, मगर हम अपने प्रशासनिक दायित्वों के कारण वहां उपस्थित नहीं रह सके। शिवराज सिंह चौहान का बेटा लॉ स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहा है। बहुत खूबसूरत लम्हा। बधाई शिवराज जी और उनके बेटे और उनकी पत्नी को। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे स्मृति जी के बच्चे हों, चाहे सूचना और प्रसारण मंत्री के बच्चे हों, यानी कि अनुराग ठाकुर जी के बच्चे, अमित शाह का बेटा हो, सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं और उन सब को बधाई। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता तो लॉ स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, कोई बीसीसीआई में है, कोई डूम स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, कोई कनाडा में पढ़ाई कर रहा है, मगर इस देश के युवा के साथ आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसके हाथ में और उसकी सोच में तो नफरती नारे भर दिए गए हैं आपके पालतू मीडिया के जरिए। सिर्फ इसलिए कि आपको चंद वोट हासिल करने हैं, आपने जहर उसकी नसों में भर दिया है। वो अपने मुंह में गाली, आंख में नफरत और दिमाग में जहरीला प्रोपेगेंडा लिए घूम रहा है। आप जानते हैं कि आप उसकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो आप इन्हीं चीजों के जरिए उसे भ्रमित कर रहे हैं। मगर आपके बच्चे, आपकी पार्टी के नेताओं के तमाम जो बच्चे हैं, वो बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। मैंने पहले ही अपने कार्यक्रम में कहा था कि क्या आप बीजेपी के नेता के किसी भी बच्चे को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते देखते हैं, नारेबाजी लगाते देखते हैं, जहरीले नारे लगाते हुए सुनते हैं? बोलिए, या ये कृपा सिर्फ इस देश की आम जनता और इस देश के युवा पर है?
और दुख की बात यह है मोदी जी कि उस देश का युवा भी ये बात नहीं समझ रहा है, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तो प्रचार तंत्र ने उसके अंदर इस कदर जहर भर दिया है तो उसे लगता है कि मैं उसके नुकसान की बात कर रहा हूं, मैं देशद्रोह की बात कर रहा हूं। सोचिए, जरूर सोचिएगा मेरी इस बात पर। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, उन्होंने आगे क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे लिए संस्कार का अर्थ है शिक्षा, सेवा और संवेदनशीलता। हमारे लिए संस्कार का अर्थ है समर्पण, संकल्प और सामर्थ्य। चलिए पहले दो पंक्तियों की बात करते हैं। पहले आप कह रहे हैं हमारे लिए संस्कार का अर्थ है शिक्षा, सेवा और संवेदनशीलता। तीसरे शब्द पर गौर करते हैं, संवेदनशीलता, यानी कि लोगों की समस्याओं के प्रति आप जागरूक हों, लोगों की समस्याओं को आप सुनें, उसके प्रति आप सेंसिटिव हों। प्राइम मिनिस्टर मुझे बतलाने का प्रयास करें, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आपका जो प्रचार तंत्र है, जिस तरह से उन्होंने आम जनता को ब्रेन वॉश कर दिया है, उनकी मति भ्रष्ट कर दी है, आप क्या वाकई जनता के मुद्दों के प्रति जो है सेंसिटिव हैं? क्या आपको अंदाजा है कि अनर्गल मुद्दों को जन्म दिया जा रहा है? हिंदुओं के अंदर ऐसी भावना भरी जा रही है कि हिंदू खतरे में है। और अजीबोगरीब बात यह है प्रधानमंत्री कि ये जो हिंदू खतरे में है वाली सोच लोगों में भरी जा रही है, बिल्कुल ऐसी ही सोच कट्टरवादी मुसलमानों की हुआ करती थी, जो और उनके जो मौलवी हुआ करते थे उन्हें इसी तरह से भ्रमित करते थे, ये कह कहकर कि इस्लाम खतरे में है। आज इस देश के हिंदू को भी उसी रास्ते पर चलाया जा रहा है और संवेदनशीलता जो है पूरी तरह से कहीं पर दफन हो गई है। आप शिक्षा और सेवा की बात कर रहे हैं, कृपया मुझे बतलाने का प्रयास करें कि शिक्षा के नाम पर हमारी यूनिवर्सिटीज की क्या हालत है। कई यूनिवर्सिटीज का अपराधीकरण चल रहा है, उन्हें क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। जब हम बात जेएनयू की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की या जामिया की करते हैं तो उन्हें देशद्रोह, धर्म विरोधी, इन तमाम तमगों से नवाज दिया जाता है। आप मुझे बताइए ना प्रधानमंत्री, आजाद भारत के इतिहास में किसी यूनिवर्सिटी को इस तरह से बदनाम किया गया है जैसा हम पिछले 8 सालों में देख रहे हैं, जैसा हम 2015 से लगातार जेएनयू के साथ देख रहे हैं? बताइए। ये तमाम यूनिवर्सिटीज भारत की आन बान और शान हैं, और आज भी जब दुनिया भर में रैंकिंग होती है तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में है। इसलिए जब आप शिक्षा, सेवा और संवेदनशीलता की बात करते हैं ना, तो यह बात मुझे अखरती है और अधूरी लगती है। प्रधानमंत्री आगे क्या कहते हैं, हम अपना उत्थान करें लेकिन हमारा उत्थान दूसरों के कल्याण का भी माध्यम बने। हम सफलता के शिखरों को छुएं लेकिन हमारी सफलता सबकी सेवा का भी जरिया बने। ऐसा कब हो सकता है प्रधानमंत्री? एक व्यक्ति की सफलता से दूसरे व्यक्ति को फायदा कब होगा? जब समाज के अंदर एकता होगी, जब समाज आपस में जुड़ा होगा। कृपया मुझे बतलाने का प्रयास करें, इस देश के अंदर क्या हो रहा है पिछले कुछ सालों से? क्या आपको लगता है एक व्यक्ति की सफलता दूसरे को प्रेरणा दे रही है? क्या एक व्यक्ति की सफलता दूसरे व्यक्ति की सफलता को जोड़ रही है? आप इस देश की जनता को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। जब रोजगार को लेकर सवाल किए जाते हैं आपके मंत्रियों से तो अनर्गल बयान दिए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह हैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। ये फ्रांस में कान फिल्म समारोह में वहां जाकर कहते हैं कि भाई भारत के अंदर हम बहुत जबरदस्त कंटेंट बना रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अच्छे अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे। सबसे पहली बात तो प्रेरणा का स्रोत तो माननीय अनुराग ठाकुर हैं, जो देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगवाते हैं और फिर आप उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री बना देते हैं। और आज की तारीख में हमारी फिल्में किस तरह से समाज के अंदर बंटवारे का माध्यम बन रही हैं, क्या मुझे आपको यह बतलाने की जरूरत है?
आपके उस पालतू ने जो फिल्म बनाई थी, क्या हम नहीं जानते उसका असर समाज पर क्या पड़ा है? आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पूरी मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभरे हैं। मगर वो सोच कहां है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक, चाहे नासा हो या दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स, भारत का परचम हमेशा लहराता था। आज विदेशों में भारतीयों की चर्चा किस लिए हो रही है, यह मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, आप ये जो तमाम बातें कह रहे हैं ना, ये बहुत ही सतही हैं। इस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये सिर्फ खाना पूर्ति है, ये सिर्फ बयानबाजी है। और अंत में आप कहते हैं, कोरोना काल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने के लिए बिखरी हुई सप्लाई चेन्स के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद तक, वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच शांति के लिए एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक, भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। भारत इस दुनिया की नई उम्मीद है। वो भारत जहां की महिलाओं को बुल्ली और सुल्ली डील्स के जरिए जलील किया जाता है। वो भारत जहां का किसान जब संघर्ष करता है, जब विद्यार्थी अपनी आवाज बुलंद करता है, तो उसके माथे पर आतंकवादी का तमगा डाल दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। बताइए, क्या यह हकीकत नहीं है? क्या यह हकीकत नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, यूएपीए के अंतर्गत, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत, आपने स्टूडेंट एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकारों, इन तमाम लोगों को जेल में ठूस दिया है? यह तो शुक्र है कि देशद्रोह, राजद्रोह के कानून पर इस वक्त रोक लगा दी गई है, सेडिशन के लॉ पर रोक लगा दी गई है। क्या मुझे आपको यह बतलाने की जरूरत है कि देशद्रोह, राजद्रोह के नाम पर, यूएपीए के नाम पर बेकसूरों को किस तरह से जेलों में डाल दिया गया है, और कई लोग जेल में दम तोड़कर मर भी गए हैं? ऐसा भारत इस दुनिया की उम्मीद कैसे बन सकता है? यह भारत जो अपनी ताकत को भूल गया है, और वो ताकत क्या है? वो ताकत है लोकतंत्र, वो ताकत है सहिष्णुता, वो ताकत है सर्वधर्म समभाव, वो ताकत है वसुधैव कुटुंबकम। ये तमाम चीजें हम भूलते जा रहे हैं पिछले 8 सालों में। ये जो तमाम बातें आप कह रहे हैं, सब खोखली बातें हैं प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा। अगर आपको मेरा लहजा उत्तेजनापूर्ण लगा, अगर आपको मेरे बात में किसी तरह की उत्तेजना, किसी तरह का गुस्सा दिखा, तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मगर हकीकत कहने से मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं और आगे भी कहता रहूंगा। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।